is DeFi? DeFi stands for Decentralized Finance. DeFi is a financial system without a central authority. आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे DeFi दुनिया के सारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को कैसे चैलेंज कर रहा है और कैसे उनको बदलने की कोशिश कर रहा है. Hi guys, this is Subhash Yadav. Welcome to my YouTube channel. So let's start this video. Crypto is on the verge of revolutionizing traditional financial systems. Advocates say it has the potential to make the current financial system more efficient, accessible, and faster. We're talking about decentralized finance, or DeFi. DeFi जो है वो ब्लॉकचेन पे रहता है and it's powered by smart contracts. To summarize smart contracts in a single word, smart contracts are a piece of code which execute certain financial transactions only if their conditions are met. ये एक सिंपल प्रोग्राम की तरह वर्क करता है जिस प्रोग्राम में अगर मान लीजिए कुछ कंडीशंस रहती हैं और वो कंडीशंस अगर अचीव हो जाती हैं तो तभी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आगे बढ़ेगा. तो ये रहता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज़ डीफाई में. डीफाई के बारे में जानने से पहले हम हमारे बैंकिंग सिस्टम को एक बार देख लेते हैं. मान लीजिए कि हमारे पास अगर पैसा है तो हम उसको एफडीज़ में, बॉन्ड्स में या तो कहीं पे भी इन्वेस्ट करके रख सकते हैं. अगर हमें लोन चाहिए तो मॉर्गेज लोन, बिजनेस या तो पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, कुछ भी हम लोन उठा सकते हैं बैंक पे. और वो जो लोन है वो जिस कैटेगरी का लोन ले रहे हैं उसी कैटेगरी के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वेरी होगा. तो ये बहुत ही टीडियस और लंबा प्रोसेस रहेगा. There are applications which run on blockchains which are called as dApps. dApps usually stands for decentralized apps. It's mainly used in financial sector. So they are also called as DeFi apps or dApps. तो मान लीजिए कि मुझे अभी एक एथीरियम के टोकन को एज अ लोन लेना है और मेरे पास जिस प्लेटफॉर्म से मैं लोन उठाना चाहता हूँ उस प्लेटफॉर्म के टोकन्स हैं को मैं उस प्लेटफॉर्म पे एज अ मॉर्गेज या गिरवी रख दूंगा और मुझे उसके बदले एथीरियम का टोकन मिल जाएगा. और तो और ये सभी ट्रांजैक्शन एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रिकॉर्ड हो जाता है. उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मैंने जितने टोकन्स स्टेक किए हैं और मैंने जितने एथीरियम के टोकन्स को लोन पे उठाया है, टाइम लिमिट और इंटरेस्ट रेट, ये सभी रिकॉर्ड हो जाएगा और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा. और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है 5 से 10 मिनट तक हो जाता है. जो कोई भी लोन की प्रोसेस है या तो जो कोई भी लेंडिंग बोरोइंग की प्रोसेस है वो आसानी से हो जाती है. अगर मेरे पास एक्सेसिव अमाउंट है या तो मैं अपने वेल्थ को और बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं उस प्लेटफॉर्म के टोकन्स को लेके मैं वहाँ पे स्टेक या तो लिक्विडिटी पूल में डाल के मैं उस पर इंटरेस्ट भी अर्न कर सकता हूँ. सिंपल आइडिया आ ही गया होगा कि डीफाई कैसे वर्क करता है. अगर हम डीफाई को और बैंकिंग सिस्टम को अगर कंपेयर करते हैं तो बैंकिंग सिस्टम बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम मेथड्स यूज़ करता है. अगर हम लोन प्रोसेस को ही देख लें तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है. और तो और इसका जो लोन क्लियरेंस का टाइम है वो भी ज़्यादा रहता है. पर डीफाई में लोन क्लियरेंस का टाइम बहुत ही कम रहता है, 5 से 10 मिनट या तो आधा घंटा मैक्सिमम. और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कुछ भी नहीं रहता है. डीफाई में क्या है कि जो कंट्रोल है, जो डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम का कंट्रोल वो पूरे उस यूज़र्स के पास है. अगर मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है जो लेंडिंग और बोरोइंग की काम कर रही है तो उस प्लेटफॉर्म का जो पूरा कंट्रोल रहता है वो उसके यूज़र्स के पास रहता है. ये बैंकिंग सिस्टम्स में जो डिसीजंस रहते हैं वो पूरे के पूरे एक सेंट्रल अथॉरिटी या वो बैंकिंग सिस्टम्स के मैनेजिंग डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही लेते हैं. मान लीजिए कि मैं यहाँ घर बैठे मेरे किसी रिश्तेदार को या दोस्त को जो यूएस में है अगर मैं उसको पैसा भेजना चाहता हूँ तो नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर बन जाता है और ट्रांजैक्शन फ़ी या तो ब्रोकरेज फ़ी या तो कमीशन फ़ी बहुत ही ज़्यादा रहता है और तो उस पर टैक्स भी पड़ता है. पर अगर हम क्रिप्टो को यूज़ करते हैं तो वो आसानी से हो जाता है और उसमें ट्रांजैक्शन फ़ी भी कम हो जाता है. अगर आप क्रिप्टो को बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं तो आपने स्टेकिंग के बारे में सुना ही होगा. स्टेकिंग और डीफाई दोनों अलग अलग चीज़ें हैं पर इनमें डिफरेंसेस भी बहुत कम हैं, तो इसीलिए लोग इन दोनों को कंफ्यूज कर लेते हैं. अब हम बातें करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में
ब्लॉकचेन के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे पिछले वीडियोस को, जिसमें मैंने बिटकॉइन के बारे में एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने ब्लॉकचेन के बारे में बात किया था। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उससे आपको ब्लॉकचेन कैसे फंक्शन करता है, जैसे वो प्रोसेस करता है, आपको उसका आइडिया आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म और उस ब्लॉकचेन पे। कुछ ब्लॉकचेन्स ऐसे हैं जो प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म एम्प्लॉय करते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है, इफ अ वैलिडेटर नीड्स टू वैलिडेट अ ब्लॉक, then he needs to have a certain stake of that crypto for a certain period of time. Only then he'll get that next block to validate. अगर वो उस ब्लॉक को ठीक से वैलिडेट नहीं कर पाता या वो स्टिपुलेटेड टाइम में वैलिडेट नहीं कर पाता है तो उसका एक रिस्क भी रहता है, उसका जो स्टेक रहता है वो स्लैश हो जाता है, उसको हम स्लैशिंग करके भी बोलते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, वो एफिशिएंसी और बढ़ जाती है और तो और उस ब्लॉकचेन की जो स्पीड है, ट्रांजैक्शन स्पीड, वो भी बढ़ जाती है। तो वो वैलिडेटर अपने ब्लॉक्स को वैलिडेट करने की चांसेस को और हाई बनाने के लिए वो एक स्टेकिंग पूल निकालता है। स्टेकिंग पूल में क्या होता है, अलग अलग यूज़र्स उस स्टेकिंग पूल में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी अपना क्रिप्टो को वहाँ पे डाल देते हैं। तो वो उस स्टेक को दिखा के कि नेक्स्ट ब्लॉक को वैलिडेट करने की और चांसेस जो है वो बढ़ा देता है, और जब भी वो उस ब्लॉक को वैलिडेट करके उसका रिवॉर्ड्स मिलेगा उससे, वो उसी रिवॉर्ड्स को एक इक्वल प्रोपोर्शन में उस स्टेकिंग पूल में बांट देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टेकिंग। स्टेकिंग पूल तभी पॉसिबल है जब एक ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेंसस एम्प्लॉय करता है। अगर एक ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेंसस एम्प्लॉय करता है तो वहाँ पे स्टेकिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती। तो उस टाइम पे जो लेंडिंग या बोरोइंग है वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है। तो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ही डिफरेंस है स्टेकिंग में और डिफाई में। क्रिप्टो करेंसीज अभी एक अनरेगुलेटेड एसेट है, तो इससे जाहिर सी बात है डिफाई भी एक अनरेगुलेटेड एसेट ही है, तो रेगुलेटरी रिस्क भी इसमें बढ़ जाता है। और तो और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिफाई इम्प्लीमेंट करता है वो बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही है, और हर कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह इसमें लॉजिकल एरर्स और हैकिंग की भी डर रहती है। सबसे ज़्यादा डिफाई नेटवर्क जो है वो एथीरियम नेटवर्क पे देखा जा सकता है। एथीरियम नेटवर्क की ट्रांजैक्शंस पर सेकंड है 15, यानी 15 ट्रांजैक्शंस कैन बी प्रोसेस्ड पर सेकंड। तो इससे एथीरियम नेटवर्क बहुत ही एक स्लो और कंजेस्टेड नेटवर्क बन जाती है। जो कोई भी ट्रांजैक्शंस रहेगा वो स्लोली प्रोसेस होगा, और तो और इसमें गैस फीस यानी ट्रांजैक्शन फीस वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ टाइम तो गैस फीस इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस की वर्थ है उतनी तक की हमको ट्रांजैक्शन फ़ी देनी पड़ जाती है। डिफाई का यूज़ करने के लिए हमको वेब3 वॉलेट होना बहुत ज़रूरी है। वेब3 वॉलेट की एक बात यह है कि उसकी एक प्राइवेट की या तो एक एड्रेस रहती है। अगर हम उस प्राइवेट की को खो देते हैं या तो हम भूल जाते हैं, अगर हमने कहीं पे उसको लिखा रहता है और वो कहीं पे खो जाता है तो वो वॉलेट की का एड्रेस भी जाएगा, और उससे उस वॉलेट में जो कोई भी क्रिप्टो रखा है और जो कोई भी हमारी एसेट्स हैं या तो NFTs वो बिल्कुल चली जाएंगी। तो ये रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है वेब3 वॉलेट्स में। मान लीजिए कि हम एक फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स जा रहे हैं और उस मूवी की टिकट प्राइस जो है वो हर एक थिएटर में अलग है। वो ऐसे क्यों होता है? बेसिकली थिएटर ओनर्स जो हैं वो टिकट प्राइसिंग को डिसाइड करते हैं। वो अपने हिसाब से टिकट प्राइसिंग को डिसाइड करते हैं, तो इससे टिकट प्राइसेस वेरी हो जाता है। बेसिकली इफ़ यू आर बाइंग अ क्रिप्टो फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज देन यू विल हैव टू पे द ब्रोकरेज चार्जेस, द कमीशन चार्जेस। सो फ्रॉम वन एक्सचेंज टू अनदर द क्रिप्टो करेंसीज प्राइजेस में वेरी, क्रिप्टो करेंसी के भाव में भी वेरिएशन आ जाएगा। अगर हम उसी क्रिप्टो करेंसी को एक डेक्स से लें यानी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से लें तो वहाँ पे फ्रॉम वन यूज़र टू अनदर मिल जाएगा, और इससे क्या होगा, ब्रोकरेज चार्जेस भी बच जाएंगे और कमीशन भी बच जाएगा। जनरली US डॉलर्स, यूरोस, INRs, ब्रिटिश पाउंड्स आर backed by gold, but cryptos are backed by nothing. So this makes them a speculative asset. इस इशू को टैकल करने के लिए DeFi जो है स्टेबल कॉइन्स लाता है। स्टेबल कॉइन में जो स्टेबल कॉइन रहता है
उसकी प्राइस और यूएस डॉलर की प्राइस बिल्कुल सेम रखी जाती है। द स्टेबल कॉइन क्लोजली ट्रैक्स द वैल्यू ऑफ दैट यूएस डॉलर। तो इससे क्या हो जाता है, हमको यूएस डॉलर की बैकिंग के साथ एक स्टेबल कॉइन मिल जाता है, यानी यूएस डॉलर को ही हम एक क्रिप्टो करेंसी के तौर पे ले सकते हैं। और तो और इंडिया भी अपनी एक डिजिटल रुपी भी लेके आ रहा है। तो इससे यूज़ क्या होता है, फॉरेन ट्रेड्स में, ट्रांजैक्शंस में या तो फॉरेन मनी एक्सचेंज में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज में ही नहीं, डिफाई को गेमिंग, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और तो और बेटिंग में भी यूज़ किया जा रहा है। गेमिंग इंडस्ट्री में एक पॉपुलर गेम है एक्सी इन्फिनिटी। इस गेम अगर मैं एक यूज़र हूँ और मैं एज अ इन्वेस्टर के तौर पे देख रहा हूँ, तो मैं उस गेम की एक कैरेक्टर को खरीद लूँगा और एक हार्डकोर गेमर, यानी जो गेमर दिन के 10-12 घंटे खेल सकता है, मैं उसको लीज पे दे सकता हूँ और हम दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यानी जो अर्निंग्स रहेगा उस गेम से हम एक रेशियो में बांट सकते हैं और एंड ऑफ द डे जो कोई भी उसका अर्निंग्स रहेगा हम दोनों में बांट सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, एक रेवेन्यू मॉडल क्रिएट हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे गेम्स हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क पे और डिफाई पे, हम उनको प्ले टू अर्न गेम्स करके भी बोलते हैं। डिफाई जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम को ही नहीं, वर्किंग मॉडल को भी चेंज करना चाहता है और ये पॉसिबल कर रहा है डाओ, यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इससे जो वर्किंग मॉडल है वही चेंज हो जाएगी। इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो ला रहा हूँ, तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। NFT स्टैंड्स फॉर नॉन फंजिबल टोकन। तो बेसिकली NFTs यानी एक डिजिटल एसेट है। मैं इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो ला रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा। इन सभी पॉइंट्स को सुनने के बाद आपको एक रफ आइडिया आ ही गया होगा, ऐसे मैं मानता हूँ। डिफाई के कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे सुशी स्वैप, लिक्विड स्वैप, 1inch, कर्व, आवे, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। उन प्लेटफॉर्म्स में जाने से पहले प्लीज़ अपने नॉलेज बढ़ाइए और रिसर्च कीजिए और उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, तभी जाके उन प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करने की सोचिएगा। ऐसे ही किसी के बोलने पे जाके इन्वेस्ट मत कीजिए, अपना नॉलेज बढ़ाए। वो कहते हैं ना, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट वन कैन हैव इज़ द इन्वेस्टमेंट इन हिज ओन नॉलेज। प्लीज़ उस बात को मान के चलिए। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स हो या तो फीडबैक हो, आप मेरे इस कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं ज़रूर उसको एड्रेस करूँगा। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहेगा, मैं ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए दिस इज़ सुभाष यादव साइनिंग ऑफ।